न्यूटन के गति का जो पहला नियम है वो किस नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है उसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी आप इसे याद रखिएगा, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, हिंदी में इसको हम कहते हैं जड़त्व का नियम या कह लीजिए आप जड़ता का नियम। यह न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए। साधारण जो यंत्र होता है किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से करता है, आपसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो साधारण जो यंत्र होता है किसी व्यक्ति की सहायता किस प्रकार से करता है, तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में जो है यह सहायता करता है किसी व्यक्ति का, यानी कि कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है आपका साधारण यंत्र। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 100% सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे देख लीजिए। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह व्यक्ति गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो तराजू की रीडिंग में क्या परिवर्तन होगा, तो तराजू की जो रीडिंग है वह बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और वह गहरी सांस अंदर खींचता है तो तराजू की जो रीडिंग है वह बढ़ने लगेगी, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ेगी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वॉशिंग मशीन जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रण, आप इसे याद रखिएगा, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर जो है आपकी वॉशिंग मशीन कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर जो है आपकी वॉशिंग मशीन कार्य करती है। आपका जो अपकेंद्री बल होता है आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। इसके कुछ और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। तो अपकेंद्री बल के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, तो आपकी जो कपड़ा साफ करने वाली मशीन होती है वह भी आपके अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है वह भी आपकी अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, यानी कि जो दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन आपकी होती है वह भी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही था। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, दोस्तों यदि आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करें दोस्तों तो आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ई बुक मैंने बनाया है जो निश्चित तौर पे आपको ले लेना चाहिए। दोस्तों मैथ का मैंने 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी किया है स्पेशली फॉर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन 2022 के लिए स्पेशल एडिशन इसे रेडी किया गया है। कंप्लीट 500 क्वेश्चन को आप पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने यहाँ पे रेडी किया विद कंप्लीट सोल्यूशन एंड ट्रिक के साथ आपको मिलेगा आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन। और सर दोस्तों जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी को एक साथ आपका पूरा जीके स्टडी जीके बाहर जाएगा नहीं, अप्रोक्सीमेटली 10 नंबर के आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ आप इसी से कवर कर पाएंगे। ये दोनों ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साइंस का पोर्शन दोस्तों इसके लिए स्पेशली मैंने 1001 क्वेश्चन जो अति संभावित जो बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है इस ई बुक को मैंने रेडी किया है स्पेशली फॉर ग्रुप डी आपकी परीक्षाओं के लिए। और इन सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ मैंने इस ई बुक में आपके लिए डिलीवरी दी है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बस फटाफट लेके आपको रिवीजन स्टार्ट करना है। दोस्तों इन सभी ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फटाफट ले लीजिए और सारे के प्रैक्टिस और इन सभी का रिवीजन स्टार्ट कीजिए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वह क्या कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल आपका क्या कहलाता है, तो संवेग कहलाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इसको हम कहते हैं संवेग, यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है आपका संवेग कहलाता है। संवेग को हम इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम जो आपका होता है इसके बराबर क्या होता है आपका m, यानी कि द्रव्यमान इंटू आपका हो जाता है वेग यानी कि वेलोसिटी, यानी कि आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो संवेग कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी
सदिश राशि है आपसे, मतलब सदिश राशि नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से आपकी सदिश राशि कौन सी नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो इसमें से आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से आपका जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आयतन है यह आपका सदिश राशि का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आपके जो तीनों ऑप्शन है, विस्थापन, बल और वेग, विस्थापन, बल और वेग के अलावा आपका जो संवेग होता है, संवेग, और इसके अलावा आपका त्वरण, ये इंपॉर्टेंट आपकी सदिश राशियाँ हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, संवेग हो गया और त्वरण हो गया, ये सभी आपकी इंपॉर्टेंट सदिश राशियां हैं, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आप यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। तो पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो है कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होगी, तो हमें द्रव्यमान प्राप्त होगा। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से हमें द्रव्यमान जो है प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पे आपका जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, द्रव्यमान जो है आपका बराबर होता है संवेग अपॉन वेग के, कितना, तो संवेग अपॉन वेग के बराबर आपका होता है द्रव्यमान। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। निम्नलिखित में से बल किसका गुणनफल है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि फोर्स जो है किसका गुणनफल होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो बल जो है किसका गुणनफल होता है, तो द्रव्यमान और त्वरण का। आप इसे याद रखिएगा, जो बल होता है आपका द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। यानी कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू ए, यानी कि त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन होता है आपका राइट आंसर। यानी कि एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है, आपको बताना है। तो ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय होता है, तो इसका सिंपल सा आशय होता है, जो ऊर्जा होती है वह न तो सृजित की जा सकती है, यानी कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय होता है, जो ऊर्जा होती है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही ऊर्जा का विनाश हो सकता है। यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है। तो हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो बहती हुई हवा होती है इसमें जो है केवल गतिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हवा होती है, यानी कि मान लीजिए कोई बहती हुई हवा है, उसमें आपको केवल और केवल गतिज ऊर्जा ही देखने को मिलेगी। तो आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है वह बिल्कुल सही है, केवल गतिज ऊर्जा आपको मिलेगी हवाओं में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, वायु शक्ति यानी कि विंड वेन में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। वायु शक्ति में जो गतिज ऊर्जा होता है, आपसे याद कर लीजिएगा, वायु शक्ति में जो है गतिज ऊर्जा का जो रूप होता है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, वायु शक्ति में आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है वही जो है विद्युत शक्ति में परिवर्तित की जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का जो सिर होता है पीछे की ओर झुक जाता है, तो इसका कारण क्या होता है, आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक ट्रेन में बैठा हुआ है और वह ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो वह जो व्यक्ति होता है, वह जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसका जो सिर होता है वह पीछे की तरफ झुक जाता है। तो इसका कारण क्या होता है, स्थिरता का जड़त्व। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मेन कारण होता है स्थिरता का जड़त्व, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, क्योंकि बर्फ में जो है सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो काफ़ी कम होता है। इसी कारण से जो है बर्फ पर चलना कठिन माना जाता है सड़क की अपेक्षा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बर्फ में जो है घर्षण कम पाया जाता है सड़क की अपेक्षा, इसी कारण से जो बर्फ होती है उस पर चलना कठिन होता है सड़क की अपेक्षा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दोस्तों यह जो आपकी सीरीज है फिजिक्स के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, आपकी जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज के माध्यम से हम डेली बेसिस पर जो है हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तक पहुंचाते हैं फिजिक्स का, जो तथा वह जो आपका फिजिक्स का टॉपिक होता है उस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपकी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम डेली बेसिस पर जो है आप तक पहुंचाते हैं। तो इस सीरीज को अगर आप ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो रेगुलर बेसिस पर फॉलो करिएगा निश्चिंत होके, क्योंकि यह जो आपकी सीरीज है आपकी ग्रुप डी की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, चाबी भरी जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, आपसे पूछा जा रहा है। तो चाबी भरी हुई जो घड़ी होती है उसमें आपको मिलेगी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चाबी भरी हुई घड़ी में आपको मिलेगी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर भी दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा आपको मिलेगी कहाँ पर, तो कहाँ पे, तो चाबी भरी हुई घड़ी में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जब एक पत्थर को चांद की सतह पर लाया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो जब एक पत्थर को चांद की सतह पर लाया जाता है तो उसका जो भार है वह बदल जाता है, परंतु जो द्रव्यमान होता है वह बदलता नहीं, यानी कि द्रव्यमान जो है हमेशा एक समान रहता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पत्थर का भार बदल जाएगा परंतु उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। तो अगला यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसमें आपको गतिज ऊर्जा नहीं मिलेगी, देखने को आपको बताना है। तो इसमें से किसमें आपको गतिज ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो चली हुई गोली में आपको गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी, चलता हथौड़ा में आपको गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी, बहते हुए पानी में आपको गतिज ऊर्जा देखने को मिलेगी, लेकिन खींचा हुआ जो धनुष होता है उसमें आपको गतिज ऊर्जा देखने को नहीं मिलेगी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि खींचा हुआ जो आपका धनुष होगा उसमें जो है आपकी गतिज ऊर्जा नहीं होगी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो उसका जो घनत्व है, जो उसकी डेंसिटी है वो जो है अपरिवर्तित रहेगी। मान लीजिए कोई वस्तु है, अगर उसकी मात्रा को बदल दिया जाता है तो उसकी जो घनत्व है, उसकी जो डेंसिटी है वह अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि ऑप्शन आपका जो डी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है, घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, जब एक चल वस्तु की गति को दुगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। तो मान लीजिए एक चलती हुई कोई वस्तु है, वह चल रही है, तो उसकी मान लीजिए गति है वह को दुगना अगर हम कर देते हैं तो एक चलती हुई गति की गति को मतलब एक चलती हुई वस्तु की गति को अगर हम दुगना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा में जो है क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब हम एक चलती हुई वस्तु की गति को दुगना करते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह चौगुनी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिए, रॉकेट जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपका, तो रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है,
और शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो है आपसे पूछा जा रहा है कि जो शून्य में यानी कि बिना किसी भेद के यानी कि बिना किसी अवरोध के अगर कोई वस्तु है स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है तो उस वस्तु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा, निम्नलिखित में से क्या देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो वेग होता है वो समान होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, और शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में जो है समान वेग होता है, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि शून्य का मतलब यहाँ पे क्या है, शून्य का मतलब यहाँ पे है बिना किसी, शून्य का यहाँ पे मतलब आपका बिना किसी बाहरी परिस्थिति के, यानी कि बिना किसी अन्य कारण की उपस्थिति में, यानी कि शून्य की उपस्थिति में और जो स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं होती हैं उनमें जो है समान वेग आपका देखने को मिलता है, यानी कि वेग जो है उन वस्तुओं का सामान्य होता है जब कोई वस्तुएं शून्य में गिराई स्वतंत्र रूप से गिराई जाती है। तो ऑप्शन आपका जो सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा लास्ट प्रश्न था तीसरे इंपॉर्टेंट वीडियो का फिजिक्स के। इसमें हमने यांत्रिकी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे, जो आपकी ग्रुप डी की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। इसका अगला भाग हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।